इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं चेन पिंगन को वही बंदा ड्रैगन से जकड़ा हुआ था, लेकिन वो बंदा ज्यादा देर तक उसे होल्ड नहीं कर पाता, वो थक जाता है। फिर चेन पिंगन से बोलने लगता है कि हालांकि मैं तुझे अभी मार नहीं सकता, लेकिन मैं तुझे इतना आसानी से जाने भी नहीं दूंगा। ये बात सुन के चेन पिंगन को गुस्सा आ जाता है और वो वही कांच का टुकड़ा हाथ में लेके बोलता है वो क्या है। फिर वो पीछे मुड़ता है और देखता है कुछ भी नहीं है और उसे समझ में आ गया था Oh shit, not good. फिर चेन पिंगन पीछे जाके एक जंप लगा देता है और जब भी उस बंदे को मारने ही वाला होता है तभी सब कुछ अचानक रुक गया है और हम देखते हैं एक बंदा हवा में चल रहा है। Oh my god! फिर हम देखते हैं ये बंदा और कोई नहीं वही मास्टर था। ये मास्टर यहाँ पर आते ही पूरे सिचुएशन देख लेता है और ये भी देख लेता है बाद में चेन पिंगन क्या करेगा। और हम देखते हैं कि चेन पिंगन उस बंदे का गला पकड़ के उसे पीछे धकेल देता है और बाद में उसके चेस्ट में एक लात मार देता है और इसकी वजह से वो बंदा दीवार में जाके लगा था और बाद में चेन पिंगन उसका गला पकड़ के उसके अंदर वही कांच का टुकड़ा घुसा देता है और उसे मार देता है। ये चीज देख के वो मास्टर थोड़ा सा उदास हो गया है, लेकिन हम देखते हैं कि वो बंदा यानी ये मास्टर फिर से टाइम को स्टार्ट कर देते हैं और हम देखते हैं कि फ्यूचर की तरह यही होने लगा है। यानी चेन पिंगन उस बंदे का गला पकड़ के उसे पीछे धकेल देता है और बाद में उसे एक लात भी मारता है और इसकी वजह से वो दीवार में जाके पड़ा था और चेन पिंगन उसका गला पकड़ लेता है। अब वो बंदा कहने लगता है कि तुम मुझे मारो और ना मारो, लेकिन तुम मरने वाले हो। ये बात सुन के चेन पिंगन कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, वो तुम ही थे जो मुझे मारने वाले थे और इसकी वजह से ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हारे साथ फाइट करना पड़ा है। अब ये बात सुन के ये बंदा कहता है कि क्या तुम इस फाइट का रीजन मुझे बोल रहे हो। ये बात सुन के चेन पिंगन को गुस्सा आ जाता है, फिर से उसके देवल में पटक के मारता है और चेन पिंगन बोलने लगता है क्या तुम मुझे मारने वाले नहीं थे, और उसका गला बहुत ही कस के पकड़ता है और इसकी वजह से इस बंदे का गला घुटने ही वाला था और ये बंदा बहुत ही मेहनत से अपने हाथ उठाने लगता है और बोलता है मैं तुम्हारे वजह से कभी मर नहीं सकता। यहाँ पर हम देखते हैं चेन पिंगन कुछ होने लगता है, लेकिन चेन पिंगन उसका गला फिर से कस के पकड़ लिया था और उसका गला काटने ही लगता है, लेकिन हम देखते हैं बाद में वो काट नहीं पाता और ये बात भी उसी मास्टर ने नोटिस कर लिया था। अब वही मास्टर चेन पिंगन के पास आके मनीमान बोलने लगता है कि कोई आश्चर्य नहीं कि सज्जन ने कहा दुनिया में ईमानदार व्यक्ति सुपरमार्केट की प्रतिभा दूसरे सर्वश्रेष्ठ से ज्यादा कुछ नहीं, पार्टी इज फर्स्ट प्रायोरिटी। चेन पिंगन तुमने मुझे उस मिस्टर के लिए कुछ सिखाया है। अब वो मास्टर फिर से सब कुछ रोक देता है और चेन पिंगन को जगाता है और बोलता है हो गया। वहाँ पर चेन पिंगन मास्टर को देख के थोड़ा सा चौंक गया था, तभी मास्टर ने तुरंत ही चेन पिंगन के अंदर के उसी स्पेल को बाहर निकल लिया था और इस चीज का पता बूढ़े को भी लग गया था और वो थोड़ा सा टेंशन में आ गई थी। अब वो मास्टर चेन पिंगन से कहता है कि तुम उसे जाने दो, मुझे तुमसे कुछ बात करना है, इसीलिए तुम मुझे फॉलो करो। चेन पिंगन को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए चेन पिंगन उसके हाथ उस बंदे से छुड़ा लेता है और वो सब कुछ रुका हुआ देख के हैरान हो गया था। फिर वो मास्टर जाने लगता है और चेन पिंगन से बोलता है मुझे क्लोजली फॉलो करो और मेरा 10 स्टेप से ज्यादा नहीं जाना। अब चेन पिंगन भी उसी मास्टर को फॉलो करने लगता है। अब मास्टर और चेन पिंगन एक साथ जाने लगता है और वो मास्टर चेन पिंगन से कहने लगता है कि तुम विश्वास करते हो इस दुनिया में गॉड गॉडेस मॉन्स्टर रहता है। ये बात सुन के चेन पिंगन कहने लगता है मैं जब बचपन में था तब ये विश्वास करता था, मेरे मम्मी ये सब का स्टोरी सुनाता था और ये भी बोलता है कि उन्होंने मुझे अच्छे और बुरे चीज के बारे में बहुत कुछ बोला है। ये बात सुन के वो मास्टर कहने लगता है अच्छे और बुरे चीज का थ्योरी डाइशोंग क्यून को रिवॉर्ड करता है, क्योंकि अच्छे और बुरे चीज अलग अलग लोगों पे अलग अलग तरह का होता है। अब चेन पिंगन मास्टर से कहता है क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। अब मास्टर कहता है बिंदास पूछो। अब चेन पिंगन कहने लगता है कि ये वही जगह है जहाँ पर रियल ड्रैगन को दफना गया है और इसकी वजह से यहाँ पर जो बच्चे पैदा होता है उसका अपॉर्चुनिटी और क्वालिफिकेशन दूसरे बच्चे से बहुत ही ज्यादा होता है। ये बात सुन के मास्टर कहता है कि हाँ सारे बच्चे का नहीं, ये सब एनलाइटमेंट का वंडरफुल गिफ्ट है। अब हम देखते हैं कि वो दोनों एक जगह पर रुक गया था और चेन पिंगन उसी मास्टर से पोलाइटली कहता है एक्चुअली मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, मैं बात करना चाहता था मेरे पेरेंट्स के बारे में, क्या आप बता सकते हैं कि मेरे पेरेंट्स कैसे थे। ये बात सुन के मास्टर कहता है वो सब के बारे में भूल जाओ, मैं अभी एक सीक्रेट को रिवील करने वाला हूँ। ये बोल के वो मास्टर अपने पावर का यूज करता है और इसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट होने लगता है। ये सब देख के चेन पिंगन हैरान हो गया था। अब मास्टर चेन पिंगन से कहने लगता है कि इस टाउन में जो भी बच्चे पैदा होता है वो सब यूनिक सीक्रेट टेक्निक के साथ पैदा होता है। नेटल प्रोसीलेंट पे उनका हार्ट का एक बूंद खून डालो, बाद में उसे निकल दिया जाता है। अगर वो लड़की हुआ 6 साल के लिए उसे निकाला जाता है और लड़का हुआ तो 9 साल के लिए निकाला जाता है। उनका टैलेंट प्रोसीलियन बर्निंग से ज्यादा अच्छा है कि नहीं वो लक के ऊपर डिपेंड करता है और इसी चीज बाहर का दुनिया का इमोर्टल फोर्स को जन्म दिया है और ये सब सप्रेस करने के लिए बहुत पैसे भी खर्च किया जाता है। फिर मास्टर बोलता है मुझे जितना याद है तुम्हारे पेरेंट इम्प्रेस विन से था, तुम्हारे पापा के पास एवरेस्ट टैलेंट था, शहर को चलाने के लिए किसी गीतकार
शेयर से खरीदा हुआ गुस्सा नहीं था, शायद ये उनका किस्मत में लिखा था। यह हो सकता है किसी पॉइंट ने तुम्हारे बाप का जिंदगी में इंटरफेयर किया है और इसके वजह से प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारे बाप को नहीं माँ को भी फेस करना पड़ा है। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली तुम्हारे पापा जानते थे सीक्रेट फार्मिंग टेक्निक। एक बार कोई एजेंट के रूप में भाटा खोले तो ये शहर हमेशा के लिए पूरे दुनिया के राजा बन जाएगी और इसी वजह से तुम्हारे पापा ने तुम्हारे नेटल स्ट्रेंथ को तोड़ डाला है। देखो गाइस, मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, ये सारे बात मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। मैं बस इंग्लिश का हिंदी डब करके बोल रहा हूँ और ये बंदा क्या बोल रहा है मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, तो मैं तुम लोगों को ज्यादा अच्छी तरीके से समझा भी नहीं पा रहा हूँ। अब चैंपिंगन बोलता है कि मेरे पापा कैसे मरे। इसकी जवाब में वो मास्टर कहता है ये सब बातें हुए बहुत साल बीत चुका है और इसकी वजह से तुम्हें इसके बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना यहाँ पर कोई सेंट गुस्सा हो जाएगा। इस बात को चैंपिंगन भी समझ गया था। अब मास्टर कहता है तुम्हारी डेस्टिनी तुमसे क्यों छीन लिया गया, ये जानने से पहले इस दुनिया का ओरिजिन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये बोल के उस जगह को फिर से नॉर्मल कर दिया है। अब वो दोनों एक कुएं के पास आके बोलता है कि यहाँ पर 3000 साल पहले ड्रैगन को दफनाया गया था और सारे सेंट मिल के एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। उसी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 7 साल में एक बार सेंट को बदलाया जाता है। अगर ड्रैगन की बात करें तो जाय फैमिली के पावरफुल सोल्जर के पास सारे अपॉर्चुनिटी है। अब चैंपिंगन कहता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप दूसरे की जिंदगी में क्या नहीं कर सकते। अब वो मास्टर कहने लगा है कि वो स्टोरी टेलर जीमो ने तुम्हारे ऊपर एक स्पेल क्रिएट किया था और इसकी वजह से तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था और बोलता है कि मैं इस दुनिया का सेंट हूँ और मैंने तुम्हारे मदद की, इसकी वजह से मुझे ब्लेम मत करना। अब चैंपिंगन कहता है मेरे मम्मी पापा अच्छे इंसान थे और यही चीज मेरे लिए काफी है। अब मास्टर चैंपिंगन को बहुत सारे बातें बताते हैं और मास्टर सोचने लगता है कि अभी एनिमी बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन गया है और मुझे लगता है इस बंदे को सिखाना पड़ेगा कि कुछ होते समय अपने एबिलिटी को कैसे यूज करना है। ये बोल के चैंपिंगन को एक विजन दिखाने लगता है जहाँ पर एक लड़की कुएं में गिर गया है और चैंपिंगन उसे बचाने लगता है, लेकिन वो बचा नहीं पाता, उल्टा वही उसी कुएं में गिर जाता है। लेकिन हम देखते हैं वो एक इल्यूशन था। अब चैंपिंगन से मास्टर कहता है फ्यूचर में अगर कोई अनजान लोग कुएं में गिर जाए और तुम्हें पता है कि उसे तुम बचाने जाओगे तो तुम भी मरोगे, इस हालत में क्या तुम उसे बचाने जाओगे। अब चैंपिंगन कहता है मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना करूंगा। अब मास्टर चैंपिंगन के पास आके बोलता है देखो जेंटलमैन को बचाता नहीं है, अगर मैं उस जगह होता तो मैं अपने मरने के बारे में पहले चिंता करता। अब चैंपिंगन उदास होते हैं मास्टर से कहता है क्या मैं बच सकता हूँ, कितने देर तक मैं बचूंगा अगर मैं चाहता हूँ तो। अब मास्टर कहता है क्या तुम हार्डवर्ड से डरते हो और चैंपिंगन कहता है नहीं मुझे हार्डवर्ड से डर नहीं लगता। फिर मास्टर कहता है तो तुम डेफिनेटली सर्वाइव कर सकते हो। फिर चैंपिंगन मास्टर से कहता है क्या आप ऐसे ही सबको रोक सकते हो। अब वो मास्टर चैंपिंगन से कहता है इसे लाइजू केव हेवन कहते हैं, ये ओनली वो लोग कर सकता है जो आसमान में खड़ा हो सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़की शॉट बना रहा होता है और ये दोनों कुछ तो देख रहा होता है और निंजा बैठ के कल्टीवेशन कर रहा है और ये बुड्ढा कुछ तो करने लगता है, लेकिन इस बात का पता उस सेंट को हो गया था और साथ ही साथ वो सेंट उस बुड्ढे के ऊपर प्रेशर डालने लगता है। अब ये बुड्ढा कहने लगता है ये सेंट तो छोटे लोगों को प्रॉब्लम के बारे में कुछ केयर ही नहीं करता और भी बहुत सारे बकबक करता है। बाद में ये बुड्ढा 2 जनरेशन ऑफ कॉपर कॉइन बाहर निकल लेता है। अब ये सेंट कहता है चुपचाप वहाँ पर ही बैठे रहो। अब ये बुड्ढा सेंट से माफी मांगने लगता है। फिर वो सेंट यानी वो मास्टर चैंपिंगन से कहता है तुम्हें अपने लाइफ सिंसियरिटी के साथ गुजारना पड़ेगा और बोलता है कि यही टाइम है मेक अप योर लव। ये बोल के बोलता है तुम मेरे साथ चलो और चैंपिंगन को उसी ट्री के पास लेके आता है और उसी ट्री के पास आके सेंट ने ग्रीट करता है और उसी ट्री से चैंपिंगन के बारे में बोलता है और बोलता है कि एटलीस्ट 3 साल के लिए उसे जिंदा रहने दो। लेकिन हम देखते हैं कि उसी ट्री से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। ये सब देख के वो मास्टर उस ट्री से चैंपिंगन के बारे में बोलने लगता है। फिर चैंपिंगन वो मास्टर से कहता है कि डॉक्टर लू ने मुझे बोला मास्टर रुआन के अप्रेंटिस बनने को, वहाँ पर मुझे बचने का चांसेस ज्यादा है। ये बात सुन के मास्टर बोलता है इट्स फेक और ये सुन के चैंपिंगन भी कंफ्यूज हो गया था और बाद में वो मास्टर हंसने लगता है। फिर हम देखते हैं चैंपिंगन के पास उसी ट्री का लेफ आके गिरता है और मास्टर चैंपिंगन से कहता है तुम्हें या फैमिली का इस काइंडनेस को रिपे करना है, इसमें तुम्हारा जान क्यों ना चले जाए। लेकिन ये बात सच है कि तुम हुए के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते और इसी चीज को तुम्हें क्लियरली समझना पड़ेगा। फिर चैंपिंगन उस ट्री को ग्रीट करते हुए कहता है मैं एक दिन आपको जरूर बचाऊंगा और ये भी बोलता है कि या फैमिली का इस काइंडनेस को मैं जरूर रिपे करूंगा। फिर अगले ही सीन में हम किसी दूसरी जगह पर देखते हैं जहाँ पर मास्टर चैंपिंगन को बोल रहा था कैन जाइजियन और फन नन हुआ आपको मेरे ऊपर छोड़ दो, अब तुम्हारे पास एंसेस्ट्रल बॉडी है, लेट अलोन सी लाइफ एंड डेथ नियरली। फिर वो मास्टर अपने हेड से हेयर पिन निकल लेता है और बोलता है ये कोई वैल्यूएबल चीज नहीं है, असल में मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ, एक एक्सपोज पर्सन। और वो मास्टर अपने बारे में बहुत कुछ बोलने लगता है और ये भी बोलता है इस चीज को उनका कोई खास आदमी ने दिया था लेकिन बाद में मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। 60 साल बाद मैं
यहाँ से नॉकआउट हो जाऊंगा, लेकिन मैं अभी तक अपने लाइफ का आंसर नहीं ढूंढ पाया, लेकिन वो तुम हो जिसकी वजह से मैं शादी कर पाया। भाई ये सब क्या बोल रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इसके वजह से ये बंदा हमारे बंदे को ये हेयर पिन गिफ्ट करता है और हमारे बंदा ये हेयर पिन ले भी लेता है। और वो मास्टर बोलने लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे उस लोकेस्ट की लिफ्ट से ही मदद कर सकता हूँ और कोई अपॉर्चुनिटी मैं नहीं दे सकता। ये बोल के वो मास्टर गायब हो जाता है और बोलता है कि याद रखना, कुछ भी हो जाए अपने लाइफ में, लेकिन अपने होप को मत खोना। फिर सीन शिफ्ट होता है गुकेन के घर के ऊपर, जहाँ पर वो बुड्ढा बोल रहा था इसकी भैंस की, ये तो मुझे थोड़ी देर के लिए मार ही डाला था। और वो गुकेन के माँ के साथ बोलता है कि हम कल रेडी को सेट करेंगे। अब गुकेन के माँ उसे कुछ बोलने ही लगता है, लेकिन वो बुड्ढा गुस्से में गुकेन को माँ को देखता है और इसके वजह से वो बंदी चुप हो गया था और वहाँ से चला जाता है। फिर वो बुड्ढा अपने कापे देखता है जहाँ पर गुकेन था। यहाँ पर हम देखते हैं कि गुकेन बहुत ज्यादा डरा हुआ था और उसके पास था वो गोल्डन फिश। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुछ पावर इकट्ठा होकर एक मॉन्स्टर में क्रिएट हो गया था और उसी मॉन्स्टर ने गुकेन को निकल लिया था। अब हम देखते हैं कि उसी मॉन्स्टर के अंदर गुकेन था और कुछ देर बाद गुकेन के हाथ से वही गोल्डन फिश निकल गया था और हम देखते हैं कि उसी गोल्डन फिश के अंदर कुछ पावर जनरेट होने लगता है और बाद में वहाँ से चला जाता है। और गोल्डन फिश को जाता हुआ देखकर गुकेन बोलने लगा है कि क्या तुम मुझे थैंक्स नहीं बोलेगा, इतना देर तक मैं तुम्हें प्रोटेक्ट किया था। लेकिन हम देखते हैं कि गुकेन के पीछे उसी मॉन्स्टर फिर से क्रिएट होने लगता है और जब भी उसे खाने ही वाला होता है तभी उसी फिश को किसी ने पकड़ लिया था। और हम देखते हैं गुकेन के सामने एक बहुत बड़ा ड्रैगन आ गया है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। सच बताओ तो ये वाला एपिसोड का कुछ भी मेरे दिमाग के अंदर नहीं घुसा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया है, इसलिए मैं तुम लोगों को ज्यादा समझा नहीं पाया। इसलिए मैं तुम लोगों से दिल से माफी मांगता हूँ। आई एम सो सॉरी।